वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इकबाल पार्क वाक़े का शोर हंगामा अभी थमा नहीं था कि गुज़िश्ता 24 घंटे में ऐसे वाक़यात की मज़ीद वीडियोज़ मंजर आम पर जो है वो आ रही हैं, नज़र आ रही हैं हम सबको। इन वीडियोज़ में हरासा करने का तरीक़ाकार से लेकर ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन को निशाना बनाने वाले जगह, वक्त और हजूम किसी की परवाह किए बगैर अपनी बद तहज़ीबी फैलाते हैं। एक खातून को रिक्शे में बैठे तंग किया जा रहा है, को के कहा जा रहा है कि ये वीडियो पुरानी है। एक और बच्ची जो अपनी फैमिली के साथ थी, ना सिर्फ उसे बल्कि सारी फैमिली के साथ धींगा मुश्ती और बदतमीजी की इंतहा होती देखी जा सकती है। ये कैसी फ्रस्ट्रेशन है जो फैल रही है? आखिर क्या तदबीर की जाए कि इन वाक़यात का तदारुक हो सके? वाक़े के बाद एक्शन तो लिया जाता है, एक्शन ले लिया जाता है, फुर्तियाँ भी दिखाई जाती हैं और हर केस को टेस्ट केस बनाने का भी कहा जाता है। कवानीन की भरमार भी हो जाती है, मगर वाक़े पर वाक़या पेश आना जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये होता जा रहा है, एक के बाद एक वाक़या जो है वो पेश आ रहा है। इस पर कैसे काबू पाया जाए? अब स्कूल कॉलेज में तरबियत का जो है मामला, अब वो तो पता नहीं कब शुरू होगा, लेकिन सवाल ये है कि वो नौजवान नस्ल जो इस राह पर निकल चुकी है उसको कैसे रोका जा सके। इस पर अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। शैला साहिबा की तरफ जाऊँगी। शैला साहिबा, ऑब्वियसली जो ये सिचुएशन, जो ये वीडियोज़ आ रही हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आखिरी दफ़ा भी नहीं होगा। और द सैड पार्ट इज़ कि हम सब एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स हम सब इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, या इस से मिलती जुलती सिचुएशन से गुजर चुके हैं, बाज़ार में हो या किसी हजूम में हो। अब जो चेंज आया है वो ये है कि सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें मंजर आम पर आ जाती हैं। पहले उस तरह नहीं आती थी, जिसकी वजह से लगता है कि शायद केसेस में बहुत इजाफा हो गया। बल्कि आई वुड से कि जो ये लोग कहते हैं कि जी ये तो अब बार बार आप सिर्फ यही दिखाते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया आ गया और ये चीज़ें नज़र ज़्यादा आ रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पब्लिक स्पेसेस को ख़वातीन के लिए हम सेफ कैसे बना सकते हैं? बहुत शुक्रिया मारिया। और क्योंकि मुहर्रम के 10 दिन थे और मैं इस किस्म के किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकी, और हम सब की नज़रों से ये वाक़यात गुज़रे और गुज़रते रहते हैं और एक दूसरे से ज़बानी पता चलते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन 400 में से कोई भी इंसान नहीं था, और अदरवाइज़ हम सारी ख़वातीन खामोश होके कुड़ के किसी न किसी जगह खामोश हो जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं और अपनी बेबसी पे कुड़ते हैं। और ये तो लड़की है, हम इतनी बड़ी एज में हैं, मैं इतनी बड़ी एज में हूँ, लेकिन हमें इस तरह से कहीं ना कहीं हरासा कर दिया जाता है। वो टिकटॉकर थी, मैं सियासतदान हूँ, वो ऐसी थी, मैं ऐसी हूँ, मैं इस तरह क्यों निकली, मेरी गलती है, मेरे साथ ये होना चाहिए था। और हम भी जिस सोसाइटी में रहते हैं हम सोचते हैं कि हमने ये क्या किया, इस वक्त कैसे निकल गए अकेले, इस वक्त हम ये किस तरह कर गए। तो ये है मामला से हम पब्लिक प्लेस क्या, हमें तो ये बात करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों बच्चियों अपने आप को हर जगह किस तरह सेफ करें। अब पब्लिक प्लेस की भी बात शुरू हो गई, अदरवाइज़ तो जहाँ कहीं मौका मिला फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है कि किसी कमज़ोर को किस तरह से अपने मकासद की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या ख़वातीन, क्या बच्चे, क्या लड़के, क्या कोई, ये सब हमारे माशरे की बदसूरती है। मैं तो खुश हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से और हम इतना आगे आ गए कि अब हम इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर सकते हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो मुझे अफसोस हुआ कि ये खेल वहाँ पे काफ़ी देर चलता रहा और ये कोई एक वाक़या नहीं था। उस दिन वहाँ पे एक वाक़या और हुआ, तो पुलिस कहाँ थी? और जब मालूम है कि हमारे यहाँ हमने जो दरिंदे हमारे यहाँ आ गए हैं, तो इन जगहों पे और पुलिस होनी चाहिए, ख़वातीन पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये नहीं बदलेंगे, इनसे हमें मुकाबला करना होगा। और हम ये नहीं कर सकते कि जिस तरह ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ था कि क्योंकि उसे ये कहा जाता है कि बीबी साहिबा का और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का
ایک اثر کم کرنا تھا، وہ جو ایک نئے دور میں خواتین داخل ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا کریڈٹ آپ کو ہو یا نہ ہو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دینا پڑے گا. جس طرح انہوں نے آئین میں جو ہے ایکول رائٹس دیے ہیں، جس طرح جاب اپرچونیٹیز دیں، کوٹا دیا، ویمن پولیس اسٹیشنز دیے، جابس کے ساتھ ساتھ ویمن بینک کر کے خواتین کو اکنامکلی امپاورڈ کرنے کی کوشش کی، ریزرو سیٹ کے طور پہ. تو یہ ایک خواتین کا آگے آنے کا راستہ کھلا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ان اسٹیپس کی وجہ سے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اس کو تھوڑا تھوڑا کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضیاء نے اس وقت چادر اور چار دیواری کا کانسیپٹ دیا. اور میں کسی چیز کو برا نہیں کہتی، لیکن اگر ہماری تعلیمات کو اسی طرح سے کروایا جائے جیسے کہ ایک گھر سے ہوتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے. میں کسی کے کہنے پہ سر نہیں اڑتی، نہ کسی کے ڈر سے اڑتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت سر ڈھک لوں، میرا جس وقت دل چاہتا ہے میں سر ڈھک لیتی ہوں. میں کسی کے کہنے سے تو روزہ نہیں رکھ رہی نا، میں اپنے طور پہ رکھتی ہوں کہ مجھ پہ فرض ہے اور میں اس حساب سے رکھتی ہوں. تو آپ جو ہیں کوئی بھی چیز ڈنڈے سے نہیں کرا سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوئیں. بہت سی اینکرز نے جو ہے ٹی وی چھوڑ دیا، بہت ہمارا فلمی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فلم انڈسٹری ہماری تباہ ہو گئی. اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں، حدود آرڈیننس لایا گیا جس سے کسی خاتون کو انصاف نہیں مل سکا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اخلاقیات کا جو جنازہ نکلتے نکلتے بڑا ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس میں گفتگو شروع کرنی چاہیے. بالکل. اور ہمیں اب ادھر سے نکل آنا چاہیے کہ کس جگہ عورت کی غلطی تھی. کیونکہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دفنانے کے ایک گھنٹے بعد بھی محفوظ عورت نہیں ہے، دفنانے تو پھر کہاں محفوظ ہے؟ قبرستان سے گئے یہ ہو گیا تو عورت کیا میں سمجھتی ہوں کہ کمزور آپ کا پوائنٹ آ گیا، وہ محفوظ نہیں ہے. تو ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. اور میں آپ کو اور جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات پہ بات کریں، میں آپ لوگوں کو سلوٹ کرتی ہوں. تھینک یو. میں ذرا شعلہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. شعلہ صاحبہ بہت ایک جامع، شائستہ صاحبہ ایک بڑا جامع پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش کیا شعلہ صاحبہ نے، لیکن اس میں جو بات وہ کر رہی تھیں کہ ہم پھر خود بھی بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں، اور میرا خیال ہے اگین بیکاز یہ ہماری سب کی ایک کامن جو ہے وہ پرابلم ہے، کامن ایشو ہے، ویو آل بین تھرو اٹ ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر. جو یہ سیلف کرٹیک ہے، ہم بیٹھ کے بعد میں سوچتے ہیں ہم دیر سے کیوں نکلے، اچھا ہم نے کیوں نہیں اس وقت شور کیوں نہیں مچایا، شاید اس کو کوئی پکڑ لیتا، ہم نے اس وقت ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، کیا یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. this is also another thing. But at the end of the day, the entire conversation comes back to the point کہ why should we have to ask ourselves these questions? Shouldn't these spaces be safe for us? Again, بات وہیں آ کے نکلتی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماریہ، آپ نے خود ہی جواب دے دیا. دیکھیں ہم اپنے سے وہ جو دوسرے وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں وہ ہم سیلف بلیمنگ میں کیوں آئیں؟ دیکھیں ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، اس سپیس کو ہم کیوں سرنڈر کریں؟ دیکھیں مجھے جو یہاں پہ نظر آیا اس وقت کہ یہ ٹوٹل لا اینڈ آرڈر کا کولیپس تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل برانچ نے یہ انتظامیہ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ اس طرح بے پناہ ہجوم ہوگا اور کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو نفری بڑھائی جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح کے انتظامات ہیں اور کیا ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح دیکھیں آپ یہی اگر ہم نے ہی اس طرح کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں نہیں نکلنا چاہیے تھا، ہمیں اس وقت وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ہوا وہ ہماری وجہ سے ہوا، دیٹ از رانگ ماریہ. ہم نے اپنی جو سپیس ہے اس کو سرنڈر نہیں کرنا. وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ وی ہیو ٹو ہولڈ ہینڈس. اور جو کچھ میڈیا میں تو سلام پیش کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ بات شکر ہے کہ زبانوں پر آنا شروع ہوئی، شکر ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا، شکر ہے یہ بات سٹگما جو تھا کہ نہیں چپ کر جاؤ یہ شرم کی بات ہے، اس کے اوپر اس بات نہیں کرنی، وہ بات سوشل میڈیا نے ختم کر دی اور آج میں اور آپ بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں معاشرے کے یہ جو گھناؤنے اور بدصورت بدنما داغ ہیں ان کو اجاگر کرنا ہوگا، ان کو
शेम एंड ब्लेम करना होगा, इनको सजाएं कानून के हिसाब से देनी होंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आज हम जिस नहज पर पहुंचे हैं मारिया, उसकी वजह यही है कि कवानीन तो बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवानीन बन रहे हैं। देखिए मेरा ही एक बिल था 2016 में, अमेंडमेंट्स ऑन रेप, जिस पे हमने टाइम बार भी लगाया था, जिस पे हमने ये भी कहा था कि आप विक्टिम की आप ये उसका पास्ट देख के उसको ब्लेम नहीं करेंगे, जो प्रेजेंट है अगर वो कहती है उसकी मर्जी शामिल नहीं है, when she says no it is no, so ये भी था कि उसके कैरेक्टर को आप उस तरह नहीं देखेंगे उसके माजी के हिसाब से। तो देखें कवानीन बना लें, हमने जो मेक श्योर करना है वो ये कि इट्स नॉट द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट, कि हम सर्टन हो कि उसको पनिश किया जाए। और ये जो जजा और सजा खत्म हुई है मारिया, ये तमाम उसी की वजह से ये जो बुराइयां हैं ये आपको नजर आ रही हैं। देखें ये जो हुआ था सानेहा मोटरवे, मुझे बताएं कि उस वक्त जो सीसीपीओ था, जो टॉप लीडरशिप थी, जो हमारे मुहाफिज थे, जिनको देखते हैं, उन्होंने किस किस्म का रिमार्क दिया था कि उसको बाहर नहीं होना चाहिए था, उसको ये नहीं होना चाहिए था, और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई थी। देखिए उस वक्त भी हमने बहुत शोर मचाया था, लेकिन ऊपर जो लोग बैठे थे उन्होंने उस वक्त भी उस बात को अहमियत नहीं दी थी। जब तक ये माइंडसेट ये ऊपर से ट्रिकलिंग डाउन होनी है, ये ऊपर से मैंने आप तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं तो इस किस्से से मैं अपनी जगह पे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मेरे से कहीं कोई कमी, कोई कोताही हुई है कि आज हमारी औरत जो है वो महफूज नहीं है। लेकिन देखें बात वही है कि कानून बनते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमने उसके लिए बजट क्या एलोकेट किया है, जब तक इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सही नहीं होगी। आप मुझे देख लें क्या हुआ सानेहा मोटरवे का, हमें तो नहीं पता कि क्या रिजल्ट आया, कोई उसको सज़ा हुई, वो पकड़ा गया, उसको क्या सज़ा हुई हमें नहीं पता। हमें पता है कि साहिवाल का केस हुआ, उसमें सामने मारी गई गोलियां, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने वाले कौन से मेरे भाई थे जिन्होंने ऐसी प्रोसिक्यूशन करवाई कि वो तमाम के तमाम बरी हो गए। तो मैं ये कहूँगी कि देखें 302 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में बना, लेकिन उससे कत्ल का ख़त्म नहीं हुए, बट दैट बिकेम अ टूल टू इम्प्लीमेंट द लॉ जो बना है। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को हमें अब देखना चाहिए। और जजा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये बदनुमा दाग मुआशरे में इसी तरह रहेंगे, और जब तक तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। हमें बहुत सारे सवाल आपने उठाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली जी इसी पे आ रही हूँ मैं जरा, लेकिन थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगी। आप जो बात कर रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माइंडसेट्स की, लेकिन विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिकल ब्लेमिंग कि किसका कसूर था और क्या जो भी, आई डोंट थिंक इस मामले पे पॉलिटिक्स को हमें लाना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट जो है ये क्या आपकी पार्टी ख्वाजा आसिफ की बात हो, जावेद लतीफ़ साहब की बात हो, या शैला साहिबा की पार्टी, या जरका साहिबा की पार्टी, हमारे जो मर्द हजरात हैं, अभी हमने हालिया दिनों में कश्मीर इलेक्शंस में भी देखा, वो एक बड़ा उनका पेट्रियार्कल माइंडसेट है, मिसोजिनिस्टिक उनका जो है वो माइंडसेट है। तो ये तो प्रेवलेंट है, जो टॉप की बात करें टॉप टू बॉटम इसी तरह है। ये हमारी जो है, जो ऐवानों में लोग बैठे हैं जिन्होंने रूल्स बनाने हैं, जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, उनके जहनी इस तरह के हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद अब कुछ तब्दीली आ रही हो, लेकिन जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उससे लग नहीं रहा। मैं ज़रा जरका साहिबा का भी इसमें शामिल कर लूँ पॉइंट ऑफ व्यू। जरका साहिबा, जो ये बात हो रही है कि सिवेरिटी और सर्टनिटी, ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्टेनिटी जो है कि जी ये सज़ा मिलेगी, ये आपको जो एक यकीन है, ये जब तक हमारी सोसाइटी में नहीं आएगा, लोग सामने नहीं आएंगे, जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, इस तरह के दरिंदों को जो है वो सज़ा नहीं मिलेगी। इस पे क्या करें, कैसे करें, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। और जैसे मेरी बहन कह रही थी, आई थिंक इट इज़ बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म के इश्यूज़ अब हाईलाइट होने शुरू हुए हैं, और पै दर पे अच्छी इस तरह से बात है कि जब किसी चीज़ के बारे में बात होती है तो फिर उस पर ओपिनियंस फॉर्म होती हैं, और जब
معاشرے میں کسی ایشو پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو پھر معاشرہ ایز اے ہول اس کے اوپر یا رویے تبدیل کرتا ہے. ظاہر ہے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں ماریہ کہ یہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. یہ ایک انفارچونیٹلی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ اور ایک ہمارے ہی بھائی ہیں, دیکھیں ہمارے ہی والدین ہیں. میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ اگر خواتین کے حقوق کسی نے دلانے ہیں تو وہ مرد ہی دلوائیں گے. کیونکہ ہمارے بھائی, ہمارے مرد, ہمارے والدین, ہمارے ہسبینڈز وہی ہمارا خیال کرتے ہیں. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور اصول ہیں اور دوسرے کی بہن اور دوسرے کی بیٹی کے لیے کچھ اور اصول ہیں. اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ خواتین کا بھی حصہ ہے, کیونکہ خواتین ہم ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں. تو جب مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں تو اس وقت ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹی اور بیٹے کی تربیت ایک جیسی ہونی چاہیے. بیٹے کو سکھانا چاہیے کہ تم نے بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, بہن پہ نہیں بیوی پہ بھی نہیں اٹھانا, اور کسی اور کی بہن اور بیوی پہ نہیں اٹھانا, اور کسی اور کی بہن اور بیوی اور بیٹی کی بھی عزت وہی ہے جو تمہارے اپنے گھر کی خواتین کی عزت ہے. تو یہ آپ جتنے مرضی لاز بنا لیں, آپ جتنے مرضی اس کے اوپر یہ مطلب سرٹنٹی اور پینل کوڈز کو آپ ریویو کریں, جب تک کہ آپ ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمیں ایک تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ضروری ہے, کیونکہ دیٹس دا فرسٹ سٹیپ. ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہر لیول پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیے اگر کوئی لڑکی غلطی بھی کرے تو بھی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے, مہذب معاشرے اور تہذیب والے معاشرے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو کوئی بھائی بہن اس کو سمجھا دیتا ہے کہ بھئی یوں نہیں کرو. لیکن اس کو ہم بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر, ہم نے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو اسٹڈی بھی کیا ہے. WHO بھی کہہ رہی ہے کہ ابھی جو 2020 گزرا ہے 30% آف دا ورلڈ پاپولیشن از افیکٹڈ بائی مینٹل ڈیزیزز, اور 2030 میں 50%. اور اس میں بہت بڑا رول ہے آپ کی ڈیجیٹل انفارمیشن کا, سوشل میڈیا کا. اب دیکھیے ماں باپ ہمارے کتنے اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کو ان کے سیکشول مسئلوں کے بارے میں بتاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو نہیں بتایا جاتا, لیکن کیا ہوتا ہے وہ بچے یا تو اپنے فون سے دیکھتے ہیں یا ٹی وی سے دیکھتے ہیں, یا ان کے دوست, خواہ وہ سیکس ہو خواہ وہ ڈرگز ہو, وہ ان کے دوست ان کو بتاتے ہیں, یا سوشل میڈیا. تو ایک تو سب سے ایک بہت بڑا چینج جو لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پہلے بتائیں. ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نصاب میں کہاں آپ کو یہ چیزیں ڈالنی چاہیے. 10-11 سال کے بچوں کو آپ کو یہ سب باتیں پہلے بتانی ہیں, کیسے انہوں نے معاشرے میں اپنے خواتین ہو یا مرد ہو, بچوں بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, اور اپنے آپ کو کیسے اس دنیا میں آگے لے کے چلنا ہے. تو ہمیں سب کچھ ایک نئے نظریے سے دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک چیز پہ بڑی خوش ہوں میں کہ کم از کم یہ جو 2 ٹیبوڈ ورڈز ہیں, سیکس اینڈ ڈرگز, آج تک میرا خیال ہے ہم شاید اس کو ٹی وی پہ بول نہیں سکتے تھے. اس طرح یہ بھی ایک میرا خیال ہے تبدیلی ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آر بگننگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. شائستہ صاحبہ کوئکلی آپ ایڈ کریں, میں پھر شہلا صاحبہ کی طرف جاؤں گی. میں صرف ماریہ ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی آئی تھی کہ پریزنٹ گورنمنٹ نے جو یہ سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے, میرا خیال دس واز دا ٹائم کہ ہم اس میں بتاتے کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں, خواتین کی عزت اور احترام کیا ہے, اور ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بتاتے. اور کم سے کم استاد جو ماں باپ اپنے جو رسپانسبلٹی تربیت کی ہے وہ بھی کرنی چاہیے. وہ نو ڈاؤٹ جو زرکا کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے, لیکن یہاں ٹیچرز بھی جب ایک چیز بتاتے اور سمجھاتے تو آئی تھنک دوپٹے اڑا دینا اور دوپٹے اڑا کے عورت کو سائڈ پہ بٹھا دینا, اس سے ناٹ انف. ہمیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تھا, اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تھا, اور سب تمام اسٹوڈنٹس میں یہ انکلکیٹ کرنا چاہیے تھا کہ عورت چاہے ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, پرائی ہو, دوسری ہو, عورت کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس, ایک دوسرے کے لیے برداشت, یہ بہت ضروری ہے. میں شہلا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. شہلا صاحبہ, جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں انکلکیٹ کرنا چاہیے, نصاب کے ذریعے ہمیں تبدیلی لانی چاہیے, بہت بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ کرنا چاہیے. بٹ یہ جو جنریشن جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, جو نصاب سے آگے نکل چکی ہے, جن کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے,
जिसमें ये फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, उसका क्या करें? उसका क्या वही बात है कि जब तक फिर सजाएं नहीं मिलेंगी और मिसाली सजाएं नहीं मिलेंगी तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी? अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही थी, वो ये कि एक तो सेंसिटाइज करना है ख़ास तौर पर पेरेंट्स को कि अपने बच्चों से बात करें। बिल्कुल। और 10-11 तो बहुत लेट हो जाएगा। 2 से 2.5 साल के बच्चे को पता होना चाहिए गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। जब हम उसको स्कूल में छोड़ के आ रहे हैं तो उसे गुड टच और बैड टच पता होना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात करनी चाहिए कि आपके मैं कोई भी मेरे लिए कोई भी फतवा ले आए इस वक्त, कोई भी बात करे, मैं एक माँ की हैसियत से बात कर रही हूँ और मैं करूँगी। मुझे किसी राइटर की किसी की उसकी डर नहीं है कि कोई मुझसे बात करे। मुझे अपने बच्चे को ये बताना होगा कि आपके यहाँ पे कोई प्यार नहीं कर सकता। जिसको आपसे शफकत करनी है सिर्फ सर पे हाथ फेरे, पीछे तक हाथ ना ले जाए। मुझे अपने बच्चे को ये बताना होगा कि तुम्हारे कपड़ों के अंदर हाथ नहीं डलना चाहिए किसी का, और अगर ऐसा हो तो तुम्हें क्या रिएक्शन देना चाहिए, उसका काट लेना चाहिए, उसका शोर मचाना चाहिए, उसके घर आके बताना चाहिए कि मुझे किसने ये किया। आपने अपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट देना है कि ना कोई कज़न आपको डरा सकता है, ना कोई रिश्ते के अंकल डरा सकते हैं, ना कोई डरा सकता है। आपने सबसे पहले तो अपने बच्चे की तरबियत घर में ही कर देनी है, ताकि जब वो स्कूल जाता है तो कोई चौकीदार, कोई गेम्स टीचर, कोई टीचर, कोई इंस्ट्रक्टर, कोई टीचर उसको कुछ भी ना कर सके। तो पहले तो हमें अपने बच्चों के पेरेंट्स को एतमाद में लेना होगा। हमें टीवी के 10 मिनट्स जो हैं वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तहत बिल्कुल इसके लिए फिक्स हैं कि आप इस तरह से सेंसिटाइज करें और खुल के बात करें। हमारे यहाँ 7th वगैरह में चैप्टर हैं साइंस के, तो बाकायदा के मैं खुद साइंस की टीचर रह चुकी हूँ, तो ये कह दिया जाता है कि जी ये रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाएं, ये नहीं पढ़ाएं। अब वो बच्चे डिफरेंट वे में उसको, आप देखिए आप जो है ना इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया है, कुछ है, जब बच्चों पे वहां से बात आती है तो वो उनका माइंड बिल्कुल रेडी नहीं होता और वो उसको डिफरेंट वे में करते हैं। सेकंड ये कि जब छोटे बच्चे के साथ कोई इस तरह की बदफेली की जाती है तो उसके 2-3 तरह के इफेक्ट होते हैं। या तो वो छोटी उम्र में उसे एंजॉय कर जाता है और वो एंजॉय करने लगता है। सेकंड ये कि वो ट्रॉमा में चला जाता है। थर्ड ये कि वो किसी से कुछ कहने के लायक ही नहीं रहता है और वो बहुत सारी, तो ये हमें 2-3 डॉक्टर साहिबा भी बैठी हुई हैं, हम इस वक्त सारी खवातीन बैठी हुई हैं, हम इस वक्त किसी पार्टी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त कोई वो बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चे कैसे महफूज रखने हैं कि वो निशाना बनने से भी बचे और निशाना करने वाले ना बने कि फलां को वो निशाना बना जाए, हमें पता ही ना चले कि हमारे बच्चे में क्या तब्दीली आ रही है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि देखिए मैं मिनिस्टर भी हूँ वुमेन डेवलपमेंट की। बहुत सारे केसेस इन 3 साल में इस तरह के आए कि बिल्कुल हर चीज़ पकड़ी भी है। हैदराबाद का केस था, बहुत सारा केस था, और मैं मैयतों पे भी पहुंची हूँ, मैयत उठने के बाद भी पहुंची हूँ, पकड़े हुए हैं वो 3-3 साल हो रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि मैं कसूरवार हूँ, मैं इतनी बड़ी जगह पे बैठी हूँ, मैं कसूरवार हूँ कि मैं ऐसा क्यों कुछ नहीं कर सकी कि ये पकड़ा हुआ है, इसका DNA पॉजिटिव आया है, तो ये क्यों नहीं इसको सज़ा हो रही। मज़ार रेप केस था, अब ये हमारी 3rd गवर्नमेंट है, कायद आज़म के मज़ार पे एक रेप केस हुआ था और मैं उसको उठाया था, उसमें से 2 के DNA पॉजिटिव थे। उस वक्त ये मसला था कि जी DNA की जो शहादत है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और 3 जिनके 2 के पॉजिटिव थे उन्होंने बताया कि 3 जो लोग हैं वो भाग गए पंजाब, तो वो 3 में नहीं पकड़े जा सके, वो कुछ नहीं हो सका। जब वो लड़की मुझे फ़ोन करती है मैं फ़ोन ही नहीं उठाती, मैं इतनी शर्मिंदा होती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। तो हम यही कर सकते हैं कि पकड़वा दें, गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाएं, पुलिस पे दबाव डालें। कल भी मैं एक हैदराबाद का केस जो था उसमें लगी हुई थी, लेकिन मेरे हाथ तो पीछे की तरफ बन जाते हैं जब कोर्ट में मामला देर होती है। लेकिन इसमें यही चीज़ मैं ज़रा ज़रका साहिबा की तरफ लेके चलती हूँ। ज़रका साहिबा ये बताइए कि जिस तरह अभी शैला साहिबा बात कर रही हैं और जो बात हो रही है कि जी DNA एडमिसिबल एविडेंस नहीं था, हमने ये देखा है, एंड अगेन इस पर शायद बहुत ज़्यादा शोर भी मचे हालिया दिनों में भी, एक जिस तरह एक बिल जो है वो पास हुआ डोमेस्टिक वायलेंस पर,
और मुझे बड़ी इस पे अफसोस हुआ कि वो बिल जब मैंने पढ़ा उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे फैमिली निज़ाम जो है वो बर्बादी की तरफ जाता या उस पर तबाही होती, लेकिन बग़ैर पढ़े हमारे कुछ जो मर्द हजरात अक्रॉस पार्टी लाइन्स वो बिल जलाने लगे। और उनसे जब यहाँ मैंने बिठा के पूछा तो उन्होंने कहा जी देखें, इसमें तो हमें कहा गया है कि अगर दूसरी शादी करनी है तो तुम्हें अपनी बीवी से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन ये बिल जो है ये हमें बैन करता है। अब उसमें क्या था, उसमें सिर्फ ये था कि तुम बीवी को ये कह के तलाक से डरा नहीं सकते, थ्रेट नहीं कर सकते कि वो बांझ है या वो जो है उसका कैरेक्टर कोई जो है वो लूज कैरेक्टर्ड है। ये 7 शिक जो है वो हम भूल गए और हमने ये कहा कि हम उसको ट्रॉमा नहीं कर सकते। तो ट्रॉमा तो बहुत तरह का हो सकता है, क्या करेंगे, ये हो गया वो हो गया। आधों ने क्या, मेजॉरिटी ने पढ़ा भी नहीं था। अब जो मैं पहले भी बात कर रही थी, ये क्रॉस पार्टी लाइंस है, इनकी जो ज़हन साजी है, जो हमारी पार्टी में मर्द हजरात हैं जो कि खुद एक इम्पेडिमेंट बनते हैं, उनका क्या करें? लेजिस्लेशन तो वहीं से आनी है। जी जी देखिए, मैं आप एक बात कहते हैं ना कैच 22 आपने पकड़ लिया है। जी जरका साहब, बात ये है कि आप जी जरका साहब जी बात ये है कि ये तो पेट्रियार्कल माइंडसेट है। देखिए ना, वो जो अभी शैला बता रही थी कि जो कायदे-आज़म के मज़ार पे जो रेप हुआ, उन्होंने कहा डीएनए एडमिसिबल नहीं है। ये तो वो सारे हीले हुज्जते हैं जो ये लोग खुद करते हैं और आपको पता है कि पैसा चलता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और क्योंकि हम इनकी बात मान लेते हैं, जब वो हमें कहते हैं जी ये एडमिसिबल नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है, जो आपके जो वर्डिक्ट देने वाले हैं वो तो आप मतलब बात यह है कि वी हैव टू स्टैंड अप। हमें सोसाइटी में अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, लेकिन एक बहुत महज़ब अंदाज में और बहुत तहजीब के साथ। हमें ख़वातीन को इन बातों पे खड़े होना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से और मंतक के साथ हम सबको यकजा हो के एक आवाज़ बन के ये सब बातें करवानी होंगी। अगर हम ख़वातीन इकट्ठे हो के इन बातों के ऊपर अड़ जाएं कि ये क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों नहीं सड़क पे बाहर निकलते, हम क्यों नहीं सारी पार्टियों की ख़वातीन और आपकी मीडिया की ख़वातीन हम सारे मिलके क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठाते, क्यों नहीं इसके ऊपर हम आर्टिकल्स लिखते, क्यों नहीं इसके ऊपर हम डिबेट्स कराते, क्यों नहीं हम जिन स्कूलों में जहाँ पर जिसका असर और रसूख है अपने घरों में इसके ऊपर डिबेट करें। देखें, ये आपकी सोसाइटी से बात निकलेगी। ये सब लोग जो ये काम नहीं होने देते, जो अपने पैसों में, क्या मैं सच ही बोल रही हूँ ना कि लोग पैसे लेके हर चीज़ बेच देते हैं, समेत अपने ज़मीर के, समेत अपने काम के। इन चीज़ों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब हम आवाज़ उठाएंगे और सही बात और सही नीयत के साथ, किसी के साथ ज्यादती करके नहीं, लेकिन एक सही बात है जिस पे हम ख़वातीन इकट्ठे होकर खड़े हो, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि अगर हम खड़ी हो गई और एक तहजीब के दायरे में रह के, तो इंशाल्लाह ये सब काम हम करवा सकते हैं। लेकिन वी हैव टू डू दैट। उसके बगैर ये इस तरह ही सियासत होती रहेगी। आपको पता है हर आदमी अपना फ़ायदा निकाल के आगे निकल जाता है। और इदारों का हाल तो हम जानते हैं कि अगर कोई केस चला जाए अदालत में, अब मैं कोई आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे मुल्क में कहाँ है इंसाफ, आप मुझे बताएं। और किसको आप, कौन से इदारे को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हम हुकूमत तो कुछ करे ना करे, वो कायदे आज़म का नोट चलता है, वो हर जगह इन्फ्लुएंस कर जाता है। Absolutely. तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम में से आप लोगों के, जब तक हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो हमारी अखलाकियात हैं, जब तक उनको हम फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये उसी का, आपने जो एक बात की है वो इसीलिए हो रहा है मुआशरे में कि जब ख़वातीन साथ खड़ी हो जाएंगी, नजर हमें ये भी आता है कि मैं सिर्फ पॉलिटिकल डिवाइड की बात नहीं कर रही, वैसे भी यहाँ पे अब जितनी अब ये इशू सामने आया है या इस तरह के और इशू सामने आते हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, ख़वातीन पेश होती हैं विक्टिम ब्लेमिंग में, विक्टिम शेमिंग में, क्यों निकली थी, क्या हुआ था, क्या रिश्ता था, फला। तो मेरा ख्याल है वो वाली आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम यकजुबां होकर और अपने लिए खुद नहीं खड़े होंगे, इकट्ठे होकर यूनाइटेड फ्रंट एक पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।